हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हमने लास्ट क्लास में आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, ये सब हमने सारी चीज कर ली थी। क्लियर है? तो आइडियल और नॉन आइडियल में क्या डिफरेंस था, उनके क्या एग्जाम्पल थे, कौन मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स होता है और कौन मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स होता है, ये मैंने बता दिया था। इसके बाद हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने का था वो था एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन। ये एजोट्रॉपिक सॉल्यूशंस होते क्या है, किस टाइप के एजोट्रॉप्स होते हैं, एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन नीट जेईई लेवल पे इसको बड़े अच्छे से पूछा जाता है और एनसीईआरटी में भी अब यहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन होते क्या है, किस तरीके के सॉल्यूशंस को हम एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसी चीज पर हम डिस्कस करते हैं और इसी चीज को समझते हैं कि कौन कौन से सॉल्यूशन हमारे पास में एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन है। आइए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एजोट्रॉपिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। लीजिए, हम सबसे पहले चलते हैं कि हमारे पास में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या चीज होती है। तो लुक, सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। आ रही बात समझ? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ये होते क्या है। देखिए, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स हम उन सॉल्यूशंस को कहते हैं जिनकी वेपर फेज और लिक्विड फेज में कंपोजिशन सेम रहे। मैंने क्या कहा? जिनकी वेपर फेज में और लिक्विड फेज में कंपोजिशन सेम रहे और हम उनको जर्नली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पाए, ऐसे सॉल्यूशन एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन या में कम एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स कहलाते हैं। आइए थ्योरेटिकली इस चीज को समझते हैं और इसके ऊपर बनने वाले एग्जांपल्स लेते हैं और फिर एक अच्छा सा ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि कौन सी चीज क्या होती है। तो सबसे पहले हमें यह समझ में आ जाना चाहिए कि एजोट्रॉप्स क्या है। तो मैं ये कहूं कि मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग लिक्विड्स, मैंने क्या कहा? मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग लिक्विड विच आर नॉट सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। आ रही बात समझ में? लेकिन उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। तो मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग लिक्विड्स which are not separated by fractional distillations are called azotrophs। फिर मैंने कहा कि टू कंपोनेंट के अगर मैं मिक्सचर्स बना लूं A and B whose composition is same in the liquid and the vapor phase, की कोई भी दो कंपोनेंट है और उन कंपोनेंट का अगर मैंने कोई मिक्सचर्स तैयार कर लिया तो जर्नली उनका लिक्विड फेज और वेपर फेज में कंपोजिशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है ना? इन सेम लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉइल एट ए डेफिनेट टेम्परेचर, और वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही बॉइल होंगे, एक डेफिनेट टेम्परेचर पर बॉइल होंगे। दीज आर नोन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ऐसे सॉल्यूशन मेरे पास में क्या कहलाएंगे? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कहलाएंगे। आइए फिर मैं आगे बढ़ता हूं कि वास्तव में ये एजियोट्रॉप्स हैं क्या। फिर एजोट्रॉप्स को दो कैटेगरीज में डिफाइन किया गया। वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी है? पहली है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप और दूसरी होती है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। तो कुल मिलाकर के ये मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप क्या चीज है और ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स क्या चीज है। तो आइए मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स के बारे में समझते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन जो कि मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स देते हैं, हमेशा याद रखना वो राउल्ट के लॉ से डेफिनेट पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। अब ये राउल्ट के लॉ से अगर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, दैट मींस इन सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो राउल्ट के डिसाइड किए गए वेपर प्रेशर से ऑलवेज ज्यादा होगा। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरह के सॉल्यूशंस में कम होता है। मैं कहूं इस तरह के मिक्सचर्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, तो डेफिनेटली वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। और अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है, क्लियर है क्या बेटा, तो बॉइलिंग पॉइंट 101% कम होगा। तो कहने का मीन्स ये हुआ मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स हमेशा राउल्ट के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे और जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं
तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमाइज होगा, जिसके कारण वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इसी चीज को अगर मैं लैंग्वेज में कहूं तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच एजोट्रॉप्स इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू कंपोनेंट। मैं कैसे समझा रहा हूं इसको, पूरी चीज को हम डायग्रामेटिकली समझेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि मैंने कोई भी दो अलग अलग लिक्विड्स लिए हैं। क्लियर है? मान लीजिए कि एक का बॉइलिंग पॉइंट सपोज कीजिए x है, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट y है। अगर मैंने इन दोनों को मिला करके एक तीसरा नया सॉल्यूशन बना लिया है, क्लियर, तो अगर अब मैं उसका बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करता हूं तो वो उन दोनों डिफरेंट प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा कम रहेगा। क्लियर है? तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे बेटा? मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स कहलाएंगे। मुद्दे पे आता हूं और बात करता हूं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स की। ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स क्या है? ऐसे एजोट्रॉपिक सॉल्यूशंस जनरली जो राउल्ट के लॉ से हमेशा क्या करेंगे बेटा? नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। कहने का मीन्स ये हुआ, जो राउल्ट ने वेपर प्रेशर डिसाइड किया था सॉल्यूशन के लिए, उससे ऐसे सॉल्यूशनों का वेपर प्रेशर हमेशा कम रहेगा। वेपर प्रेशर अगर कम है तो डेफिनेटली इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल एक दूसरे को बाइंड किए हुए होंगे। अगर मॉलिक्यूल बाइंड किए हुए हैं तो आपको एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी इनको बॉइल करने के लिए। दैट मीन्स इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जब इनकी मिक्सिंग की जाती है तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी होती है। क्लियर है क्या? और ऐसे सॉल्यूशन में जिनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो ऐसे सॉल्यूशन जनरली जब मिक्स होते हैं तो ठंडक क्रिएट करते हैं, लेकिन ऐसे सॉल्यूशन जब मिक्स होते हैं तो हीट क्रिएट करते हैं। टेस्ट ट्यूब बाहर से गर्म नजर आती है। बात समझ में आ रही? तब द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज एजोट्रॉप्स इज मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स। कहने का मतलब, हम जो दो कंपोनेंट मिला रहे हैं उनसे इनके बॉइलिंग पॉइंट हमेशा और हमेशा ज्यादा होंगे। आइए मैं अब इनकी एग्जांपल्स लेना स्टार्ट करता हूं। तो पहला, यहां मेरे पास में चल रहा है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स का, और यहां मेरे पास में एग्जांपल चल रहा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स का। आप देख सकते हो ये मिनिमम बॉइलिंग है और ये मैक्सिमम बॉइलिंग है। क्लियर है? ठीक है, आ रही है बात समझ में? ओके ओके ओके, बिल्कुल। ये टॉपिक पूरा हो जाए और उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल्स हो जाएं, फिर हम देखते हैं आगे। क्लियर है बेटा? तो ये समझिए कि मैं यहां पर कह रहा हूं कि ए मिक्सचर ऑफ 95%, ए मिक्सचर्स ऑफ 95%, क्या बोल रहा हूं मैं? ए मिक्सचर्स ऑफ 95% एल्कोहल प्लस 5% वाटर। मैंने क्या लिया? ए मिक्सचर्स ऑफ 95% एल्कोहल प्लस 5% वाटर इज ए मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। क्या कहा मैंने? इज ए मिनिमम एजोट्रॉप। ये लीजिए कि एक कंटेनर के अंदर मैं 5% वाटर ले लेता हूं और दूसरे कंटेनर में 95% एल्कोहल ले लेता हूं और इन दोनों को मिला देता हूं, तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा वो नया सॉल्यूशन क्या कहलाएगा बेटा? मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। आ गई बात समझ? अब मैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि ए मिक्सचर ऑफ 68%, ए मिक्सचर्स ऑफ 68%। याद रखना, जो परसेंटेज में ले रहा हूं ये स्पेसिफिक है, हर एक के लिए ये अलग अलग होती है। तो मैंने क्या कहा? ए मिक्सचर्स ऑफ 68% नाइट्रिक एसिड प्लस 32% वाटर। क्या ले रहा हूं बेटा? नाइट्रिक एसिड प्लस 32% वाटर। क्या ले रहा हूं मैं? 32% वाटर ले रहा हूं। ए मिक्सचर्स ऑफ 68% नाइट्रिक एसिड प्लस 32% वाटर इज ए मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। क्या कहलाएंगे ये? इज ए मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। क्या कहलाएंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स कहलाएंगे। आ रही है बात? अब ये मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप
और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स कैसे बनते हैं, आइए एग्जाम्पल से हम इन चीजों को समझते हैं। लीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, आइए अब हम पॉइंट टू पॉइंट इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मैंने ये एक कंटेनर लिया है, मान लीजिए कि ये मैंने दूसरा कंटेनर लिया है। एक कंटेनर मेरे पास में ये है और दूसरा कंटेनर मेरे पास में ये है। क्लियर है बेटा? तो एक कंटेनर और ये दूसरा कंटेनर मेरे पास में। अब इस एक कंटेनर के अंदर मैं अल्कोहल लेता हूं, जो कि मैंने लिया है 95%, और दूसरे इस कंटेनर में मैं वाटर ले रहा हूं, जो कि मेरे पास में 5%। इन दोनों को अगर मैंने मिक्स किया और मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार कर लिया, ये बात समझ में, इन दोनों को मैंने इस तरीके से मिक्स किया और एक मिक्सचर तैयार कर लिया है। क्लियर ना? यू नो, आप जानते हो कि बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, आ रही है बात समझ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल होता है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो ये नया मिक्सचर्स बन रहा है, अगर मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करूं तो डेफिनेटली इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम आना चाहिए। ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स कहलाएगा, क्योंकि यहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो यहां पर ऑब्जर्व किया गया कि ये 78 डिग्री सेल्सियस ही बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है, जो कि अल्कोहल एज वेल एज वाटर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। इसलिए ऐसे सॉल्यूशन को आसानी से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए सेपरेट नहीं किया जा सकता है। क्लियर है बेटा? यहां तक बात समझ में आई? तो यहां पर जो ये बॉइलिंग पॉइंट इतना आने का कारण ये रहा कि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया और वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया है। इसी तरह के सॉल्यूशन को अपन मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स हम कह रहे हैं। आ गई बात समझ? और हमेशा याद रखना, ये जो एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन तैयार किए जाते हैं, ये पर्टिकुलर कंपोजिशन पे तैयार किए जाते हैं। जो मैंने स्पेसिफिक 95%, 5%, 68%, 32% लिखा है, यही एक स्पेसिफिक कंपोजिशन होती है। अगर इस कंपोजिशन में छेड़छाड़ की जाए या मैं कहूं कि कुछ चेंज किया जाए, तो फिर ये कभी भी एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन नहीं रहते हैं। दैट मीन्स हमेशा और हमेशा एक पर्टिकुलर कंपोजिशन के ऊपर ही ये हमें क्या देखने को मिलेंगे बेटा? एजोट्रॉपिक सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। तो आइए अब मैं पहले एग्जांपल इसका लेता हूं, फिर दोनों में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कि किस कभी हमसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आइए इसी तरीके से अब मैं यहां पर एक कंटेनर ले रहा हूं और ये एक कंटेनर यहां ले रहा हूं। लुक, मैंने यहां लिया है 32% वाटर, डन, और यहां लिया है 68% नाइट्रिक एसिड। ये लीजिए, इन दोनों को मैंने मिला करके एक तीसरे कंटेनर में मिक्सचर बना लिया है। अब आप बड़ा ध्यान से देखिए, तो वास्तव में डाइल्यूशन ऑफ एसिड है। क्लियर है ना? अगर आपने गलती से एसिड में वाटर डाल दिया तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है, कंटेनर ब्रेक भी हो जाए, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस्ड होती है। इसलिए ये कहा जाता है कि डाइल्यूशन के दौरान, आ रही है बात समझ में, धीरे धीरे वाटर में एसिड को ऐड किया जाता है विथ मैकेनिकल स्टरिंग। रेगुलर आप स्टरिंग करते जाओ और एक एक दो दो ड्रॉप एसिड की वाटर में डालते जाओ। कभी भी डायरेक्टली एसिड में वाटर मत डालना, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, जंप लगाता है और इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि कंटेनर फट भी सकता है, दैट मीन्स ब्रेक भी हो सकता है। आ रही है बात समझ? तो मैं ये कहूं कि यहां पर मैं जानता हूं कि जो नाइट्रिक एसिड होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन 86 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। इतनी हीट प्रोड्यूस्ड हुई है कि जब इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है तो ये दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ज्यादा आता है। दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेट 120.5 के आसपास आता है। रीजन है कि यहाँ पर
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है और वेपर प्रेशर कम हो गया है। तो ये राउल्ट के लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, जबकि ये राउल्ट के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। आर यू बताइए सिद्धार्थ, मेरी बात आपके समझ में आ गई? अब मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक चीज लिख देता हूं नोट डाल करके। इस चीज को आप हमेशा और हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है? मैंने क्या कहा? मैंने आप लोगों से ये कहा है कि एजोट्रॉप्स इज मेड अप ऑफ ए एजोट्रॉप्स आ रही बात समझ, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे डेवलप किए जा सकते हैं। इज मेड ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोजिशन। बात समझ में आ गई? हमेशा एजोट्रोप एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे ही डेवलप किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी कंपोजिशन ले ली और एजोट्रॉप्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, नेवर। एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे ही एजोट्रॉप्स को डेवलप किया जा सकता है। बात समझ में आ रही? आइए अब मैं यहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स के कुछ डायग्राम आपसे डिस्कस कर लेता हूं। लीजिए, मैं आपसे सबसे पहले ये डायग्राम डिस्कस कर लेता हूं। ये लीजिए कि मैं इस तरीके से आपके सामने मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप के दो डायग्राम डिस्कस कर रहा हूं कि कभी ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिले तो सॉल्व होने चाहिए। और सॉल्व मैंने जो आपके पास में शीट डाल रखी है, उस शीट में ऐसे 2-3 क्वेश्चंस हैं, आप उनको बड़ी आसानी से डायग्राम को समझते हुए सॉल्व कीजिएगा। ये लीजिए, सबसे पहली चीज ये दो मैंने लिए हैं। अब मैं जो ग्राफ जनरेट कर रहा हूं वो टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के बीच में मैं ग्राफ बना रहा हूं। यहां ले रहा हूं मोल फ्रैक्शन। मेरी बात समझ में आ रही? यहां पर भी मैं टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। दोनों को बड़ी आसानी से आप समझना। ये दो ग्राफ, ये मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स के लिए, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। बड़ा ध्यान से आप समझिएगा। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा है, मान लीजिए कि मेरे पास में एक पर्टिकुलर पॉइंट ये है। डन है बेटा? खाली आपको देखना है। क्लियर है क्या? और एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लीजिए कि मैंने ये ले लिया। डन। कंपोनेंट मैंने दो लिए थे, ए और बी। चाहो तो आप अल्कोहल को ए मान सकते हो, वाटर को बी मान सकते हो, या वाटर को ए मान लो और अल्कोहल को बी मान लो। मैं दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रहा हूं। क्लियर है बेटा? अब मैं ये कहूं कि मान लीजिए कि मुझे कोई एक पॉइंट यहां मिलता है। अब जैसे ही ये पॉइंट मुझे यहां मिल रहा है, मैं अब इस पॉइंट को अगर आपसे डिस्कस करूं तो बड़ा ध्यान से आप इस चीज को समझिएगा कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं। इस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो ये लीजिए, और इस पॉइंट से अगर मैं इसको लूं और इसको लूं तो मुझे एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट देखने को मिलता है। आ रही है बात समझ? अब मैं यहां पर आपसे ये कहूं कि लीजिए, ये मेरे पास में इस तरीके से एक ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये देखने को मिला है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो मुझे देखने को मिला है, क्लियर है क्या? ये यहाँ पर एम जो मैंने लिया है, यही कंपोजिशन बता रहा है किसकी? एजोट्रॉप्स की। कि इस पॉइंट पर ये एजोट्रॉप्स मुझे देखने को मिलता है। तो ध्यान से देखिए, ये जो ऊपर वाली लाइंस जो आपको दिख रही है ये बताती है वेपर को, और जो नीचे वाली ये लाइन है ये बताती है लिक्विड फेज को, और ये बताती है बेटा वेपर फेज को। हमेशा ये याद रखना। तो मैंने क्या कहा? ये राउल्ट के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो जो राउल्ट का लॉ था उससे अगर ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे होंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पर एक्स ए बराबर मैं 1 ले लेता हूं, तो 101% यहाँ पर मैं एक्स ए की वैल्यू 0 लूंगा। यहाँ एक्स बी की वैल्यू 0 लेता हूं तो यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू 1 लूंगा। अब ये मेरे पास में जो दो पॉइंट्स हैं, मैं अगर आपसे इनसे डिस्कस करूं तो मैं ये कहता हूं कि ये बॉइलिंग पॉइंट जो मेरे पास में ए का है
और ये बॉइलिंग पॉइंट मेरे पास में ये बी का है। तो देखिए दोनों के ही बॉइलिंग पॉइंट से कम पर एजियोट्रॉप्स बन रहा है। क्लियर है क्या बेटा? आ गई बात समझ? इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो आपको मिल रहा है, क्लियर है? तो कहने का मतलब कि कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट था उससे कम बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर मुझे ये ग्राफ देखने को मिल रहा है। ये टेम्परेचर आप देख सकते हैं, इससे भी कम आया और इससे भी कम आया, और जो इनके मोल फ्रैक्शन थे उसके बीच में ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया। तो कुल मिलाकर के मेरी लाइन आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है क्या? आ गई बात समझ में? क्लियर है? ये क्लोज बॉक्स बनाओ या मत बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई? ग्राफ को अच्छा दिखाने के लिए क्लोज बॉक्स बना लिया, चाहो तो आप ये ऊपर से बॉक्स हटा भी सकते हो, इसके ऊपर कोई लाइन एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बेटा? आ रही है बात समझ में? ये तो खाली इसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बॉक्स को ऊपर से बंद कर दिया, बाकी बॉक्स को ऊपर से बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? आई अब मैं दूसरे पर डिस्कस करता हूं कि एक्स ए इज इक्वल टू 1 और एक्स बी इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से यहां पर एक्स ए इज इक्वल टू 0 और एक्स बी इज इक्वल टू 1। अब बड़ा ध्यान से देखिएगा, यह मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप का पॉइंट था। अब मैं यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं और यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं और पर्टिकुलर एक पॉइंट मैं यहां ले रहा हूं। आइए अब हम थोड़ा सा इस बात को समझ लेते हैं कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं। ये देखिए कि इस तरीके से अगर आपको अब ये ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होता हुआ नजर आए, मेरी बात समझ में आई? तो बड़ा ध्यान से देखिए कि ये अभी भी आपके पास में पॉइंट एम बन गया। क्लियर है? ये पॉइंट यहां पर एजियोट्रॉप्स है। क्या है? एजियोट्रॉप्स। क्लियर है? और मैं यहां पर अब बॉइलिंग पॉइंट को ए को ले लेता हूं। तो यहां पर देखिए ये बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट ए का है, यहां पर ये बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट बी का है। अब आप ये मत सोचिएगा मैंने बराबर बना दिया। क्लियर है ना? आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये हल्का सा ऊपर और नीचे ग्राफ होता है, किसी का ज्यादा किसी का कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर मैंने बॉइलिंग पॉइंट लिख दिए हैं। ठीक है ना? मैंने उनको नहीं काउंट करते हुए बस एक एवरेज आपको ग्राफ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर है ना? तो बड़ा ध्यान से देखिए, क्या ये जो टेम्परेचर मेरे पास में आया है, ये लीजिए, ये यहां से मैं आपसे ये डिस्कस करूं कि ये देखिए ये जो चीज है और ये जो चीज अब आई है, क्लियर है? ये इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से मुझे ज्यादा मिला, जबकि अगर मैं इसको नोटिस करूं तो देखिए इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से मुझे ये टेम्परेचर कम पे ग्राफ प्लॉट हुआ है। और 101% मैंने अभी भी आपको कहा था, ग्राफ में जो ये ऊपर वाला केस होता है ये वेपर को एक्सप्लेन करता है और ये नीचे वाला लिक्विड को एक्सप्लेन करता है। तो बेटा ये मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप के लिए और ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप के लिए इस तरीके से ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं। बोलिए पहले ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर? तो क्या अब मैं आपसे पूछूं कि आपको एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन ठीक से समझ आ गया कि किस तरीके से एजोट्रॉप्स होते हैं और एजोट्रॉपिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, किस तरीके से एक्सप्लेन किए जाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स क्या होंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स क्या होंगे। तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो आप देख करके अब आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने ये कहा कि अब हमारे टॉपिक्स जो थे कंप्लीट कौन कौन से, कि राउल्ट के लॉ से जब हमने दो सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स किया, पहला जब वो दोनों वोलेटाइल कैरेक्टर रखते हो ए और बी, दो लिक्विड को मिलाकर के जो राउल्ट्स की लॉ से हमने फॉर्मूले ड्राइव किए थे वो आपकी समझ में आ गए। लिक्विड में सॉलिड को डाला था तो लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और आरएलवीपी हमने कैलकुलेट किया था, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है? तो हमने दोनों चीजों को कैलकुलेट कर लिया है। आइए अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स राउल्ट के लॉ पर। और राउल्ट के लॉ पर जो हमने प्रूफ किया था एक बार मैं उसको लिख देता हूं। देखिए अकॉर्डिंग टू राउल्ट आपने पढ़ा था कि जो पी टोटल होता है
वो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी होता है। क्लियर है क्या? ये इक्वेशन आप पूरी पढ़ करके आ गए थे और आपने ये भी कहा था कि जो पी ए है वो पी नॉट ए एक्स ए के इक्वल है। इसी तरीके से आपने कहा था कि पी बी इजिकल टू पी नॉट बी और एक्स बी के इक्वल है। क्लियर है क्या? और इनके बीच में आपने ग्राफ भी प्लॉट कर लिया था और इस बात को समझ लिया था। फिर मैंने ये कहा था आपसे, देखिए मैं रिवाइज कर रहा हूं इस चीज को, कि पी नॉट ए इजिकल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, और मैंने कहा था कि मैं इसको 1 माइनस एक्स बी भी लिख सकता हूं। फिर मैंने कहा था कि पी टी इजिकल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस का पी नॉट बी और एक्स बी। अगर मैं ये लिखूं तो पी टी इजिकल टू पी नॉट बी, डन, ये चीज आ गई। अब इसमें से अगर मैं पी नॉट एक्स बी को कॉमन ले लेता हूं, ये लीजिए मैंने प्लस ये पी नॉट बी पहले रख लिया और इन दोनों में से मैंने क्या किया, एक्स ए को कॉमन ले लिया। यहाँ एक्स बी है ना, तो ये एक्स ए आएगा ना, 1 माइनस एक्स ए। क्लियर है? पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी और ये एक्स ए। अगर मैं यहाँ पर एक्स ए को कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास आएगा पी नॉट ए माइनस का पी नॉट बी। ये लीजिए, ये इक्वेशन हमने प्रूफ कर ली थी नंबर 2। जो सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो 1 इन 2 के ऊपर बेस्ड और तीसरा इस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड, ये 3 न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और साथ में मैंने आपको कुछ वेपर कंपोजिशन में भी सिखाया था और मैंने ये कहा था आपको याद रखना कि वो आपसे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज में भी कैलकुलेट करवाएगा। तो मैंने कहा था कि मोल फ्रैक्शन जो H डैश ए होगा, अगर मेरे पास में सॉल्वेंट के और सॉल्यूट के ए और बी हैं, तो ये मोल फ्रैक्शन जो मैंने कहा था कि आपको ये H डैश ए होगा और H डैश ए जो था वो था पी ए अपॉन पी टोटल, आपको याद आ गया होगा। इसी तरीके से X डैश बी ये था पी बी अपॉन पी टोटल। शायद आपको अब याद आ गया होगा कि मैंने आपको ये सारी चीज प्रूफ करा दी है। तो पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टोटल, तो क्या मैं अब ये रहा पी टोटल, इसको कैलकुलेट करके वैल्यू यहां डालूंगा और पी नॉट ए एक्स ए से क्या मैं पी ए की वैल्यू को कैलकुलेट करके यहां डालूंगा, तो वेपर फेज के अंदर मुझे मोल फ्रैक्शन की कंपोजिशन डायरेक्ट मिल जाएगी। या फिर मैं इसी तरीके से अगर एक्स डैश बी की बात कर लूं तो डेफिनेटली ये जो एक्स डैश बी है वो होगा पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी टोटल। ये लीजिए, ये कंपोजिशन डालते ही क्या मुझे ये फॉर्मूले से सारी वैल्यूज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ये लीजिए, ये सबसे पहले तो मैंने आपको 2-3 फॉर्मूले रिवाइज करा दिए जो अब न्यूमेरिकल्स में हमारे लिए बहुत ही काम के हैं, क्योंकि अब हम आपको मैंने बबल पॉइंट्स भी पढ़ाया, मैंने आपको ड्यू पॉइंट्स भी पढ़ाया। तो बबल पॉइंट्स पर, ड्यू पॉइंट्स पर राउल्ट के लॉ से कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और साथ साथ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो शब्द लोगों की समझ में आया, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है वो कैसे डेवलप हुआ, आखिरकार फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के पीछे का बेसिक्स क्या है, कैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, उस पर भी बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स को यहाँ और देखेंगे कि ये न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे और इन पर लगने वाली जर्नल टेक्स्ट क्या होगी, हम इसकी भी प्रॉपर वे में स्टडी अब करेंगे। आइए बात समझ, तो न्यूमेरिकल्स क्या हैं, कैसे किए जा रहे हैं, आइए अब हम पहले छोटे छोटे 1-2 न्यूमेरिकल्स समझते हैं और उनकी प्रैक्टिस कराता हुआ मैं थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाता हुआ अब चलूंगा। पहले छोटे छोटे, क्लियर है ना? और मैंने आपको कई सारी ट्रिक्स सिखाई है एवरेज निकालने की, तो बड़ा ध्यान से अब आप उन एवरेज वाली ट्रिक को काम में लेते हुए यहाँ के जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं बड़े आसानी से, बड़े अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि यहाँ लिखने में मुझे समय लगेगा, मैं बोलूंगा फटाफट लिखिएगा, मैं उनको डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करा दूंगा। क्लियर है? तो देखिए, मैं आपसे बात करता हूं पहले कुछ न्यूमेरिकल्स पर। आइए,
पहला न्यूमेरिकल्स मैं ये ले रहा हूं कि देखिए, मैंने कहा कि मेरे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है ना। मैं डेफिनेशन ना लेता हुआ डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूं कि मान लीजिए कि मैंने इसके अंदर एक ये बी कंपोनेंट और एक ये ए कंपोनेंट ले लिया है। क्लियर है क्या? मैंने ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है। क्लियर है ना? हम लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पर पहले बात कर रहे हैं। क्लियर है? हाँ जी। देखिए, ये चीज पहले मैं आपको करा देता हूं, फिर उसके बाद में मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो ये लीजिए कि ए जो मेरे पास में कंपोनेंट फर्स्ट है उसके मैं 2 मोल ले लेता हूं। डन। और जो मेरे पास में दूसरा है इसका मैं पी नॉट ए जो है वो 200, आ रही बात समझ में, जो वेपर प्रेशर है वो 200 मैं mm ऑफ Hg ले लेता हूं। ये लीजिए, जो कंपोनेंट ए है मैंने उसके 2 मोल ली और उसका प्योर वेपर प्रेशर 200 mm ऑफ Hg ले लिया। इसी तरीके से बी के मैंने 3 मोल लिए हैं बेटा, और इसका जो पी नॉट बी वेपर प्रेशर है वो मान लीजिए कि 300 mm ऑफ Hg मैंने ले लिया। बड़ा ही सिंपल सा न्यूमेरिकल पहला करा रहा हूं। आ गई बात समझ? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो मिक्सचर तैयार हुआ है इस मिक्सचर का वेपर प्रेशर क्या होगा? आ रही है बात समझ? बड़ा आसान सा सवाल है। ये सारी चीज आपके साथ में फॉर्मूला लगेगा कि पी टोटल, क्योंकि मिक्सचर तो तैयार हुआ है तो पी टोटल कैलकुलेट करोगे। तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस का पी नॉट बी, ये लीजिए एक्स बी। तो पी टोटल विल इक्वल टू पी नॉट ए, क्या मैंने आपको 200 दे रखा है mm ऑफ जी में, और एक्स ए, तो क्या मैं इसको